हेलो स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है जीव जगत। इस चैप्टर की 2 वीडियो हम पहले ही आपको अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक डाल दूंगा, प्लीज आप वहां जाकर उन टॉपिक्स को देख लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है वर्गीकी संवर्ग या पद, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या रैंक्स। देखिए बेटा, इस टॉपिक से पहले पिछली क्लास में एक टॉपिक हुआ था जिसका नाम था टैक्सोनॉमी। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने आपको 4 छोटे छोटे पॉइंट्स करवाए थे, जिसमें पहला था पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन, दूसरा था नामकरण नोमेनक्लेचर, तीसरा करवाया था हमने जिसका नाम था वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, और चौथा जो हमने करवाया था उसका नाम था एफिनिटीज नेस। आपने जब ये किए थे पहचान, तो पहचान का मतलब कि जीवों को उनके आकार की और शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जाता है। फिर जब उनकी पहचान हो जाती है तो चूंकि हर जगह पर किसी भी जीव को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसके कारण एक भ्रम जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। इसी कारण वैज्ञानिकों के द्वारा प्रत्येक जीव को एक वैज्ञानिक नाम दिया गया। फिर उसके बाद हमने किया वर्गीकरण। जब बहुत सारे जीवों की खोज हो गई तो उन्हें समानताओं और असमानताओं के आधार पर समूहबद्ध किया गया और उसे ही कहा जाता है वर्गीकरण। और लास्ट किया था कि जब बहुत सारे सजीवों की खोज हुई तो उनमें आपसी संबंधों का अध्ययन किया गया, जिसे कहा गया एफिनिटीज। जैसे अब आज का जो आपका टॉपिक है उसका नाम है वर्गीकी संवर्ग या पद। तो ये जो टॉपिक है वो इसी टॉपिक का आगे वाला पार्ट है, तो इसलिए वर्गीकरण को ही हमको आगे बढ़ाना है। तो वर्गीकरण की मैंने क्या परिभाषा दी कि जब बहुत सारे जीवों की खोज हो गई तो उन्हें समानताओं और असमानताओं के आधार पर समूहबद्ध करना ही कहलाता है वर्गीकरण। अब वर्गीकरण कोई, ध्यान सुनना बेटा, वर्गीकरण कोई एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, यानी कि कोई सिंगल स्टेप नहीं है कि किसी भी जीव का जब वर्गीकरण किया जाए तो उसे केवल और केवल एक सिंगल स्टेप में रख दिया जाए, बल्कि वर्गीकरण जो है वो सोपानों का पदानुक्रम है। यानी बहुत सारे आपके स्टेप से मिलकर ही किसी जीव का क्या होता है वर्गीकरण। जैसे मैं कुछ जब जीवों का वर्गीकरण किया जाता है तो जीवों के वर्गीकरण के दौरान किस किस सोपान का प्रयोग किया जाता है आप देख सकते हो यहां पर। जैसे जगत, इंग्लिश में इसको बोलते हैं किंगडम। मैं कुछ सोपान लिख दे रहा हूं आपके सामने। नेस, संघ या भाग, फाइलम या डिवीजन, तीसरा वर्ग यानी कि क्लास, चौथा गण यानी ऑर्डर, नेस, उसके बाद कुल यानी कि फैमिली, नेस, उसके बाद वंश यानी कि जीनस, और लास्ट जाति स्पीसीज। तो देखिए, फिर से देखिए, आप फिर से सुनना कि वर्गीकरण की परिभाषा मैंने क्या बोला कि जब बहुत सारे सजीवों की खोज हो गई तो उन्हें उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर समूहबद्ध किया जाता है। तो जब समूहबद्ध किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि किसी एक ही चरण में उसे रख दिया गया, एकल सोपान में नहीं, उसके बहुत सारे क्या होते हैं स्टेप्स, जिसे बोला गया यहाँ पर पदानुक्रम। आपके सामने मैंने कुछ पदानुक्रम या सोपान लिखे हुए हैं, जगत, संज्ञा, भाग, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। इन प्रत्येक आपके जो सोपान दिख रहे हैं, इन प्रत्येक सोपानों को कहा जाता है एक पद या संवर्ग। क्लियर? एक रैंक्स या बोला जाता है कैटेगरीज। अब चूंकि प्रत्येक संवर्ग जो है वो वर्गीकी व्यवस्था का एक भाग है, वर्गीकी व्यवस्था का एक सिंगल भाग है। तो
तो इसलिए इसे बोला जाता है वर्गीकी संवर्ग। इस टॉपिक को ध्यान से समझना बेटा। मैंने क्या बोला है, सबसे पहले बोला कि जब भी किसी जीव का वर्गीकरण किया जाता है तो किसी एक सोपान के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाता, विभिन्न सोपानों के अंतर्गत उसे वर्गीकृत किया जाता है। प्रत्येक जो आपके सोपान लिखे हुए हैं, प्रत्येक सोपान को कहा जाता है पद या संवर्ग, यानी जगत, संघ, भाग, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। प्रत्येक क्या है, एक पद या एक संवर्ग ही है। तो चूंकि संवर्ग वर्गीय व्यवस्था का एक भाग होता है और एक भाग अगर वर्गीय की व्यवस्था का है तो इसे हम नाम वर्गीकी संवर्ग भी बोल सकते हैं, यानी कि किसी भी इनमें से एक को हम गण को पद भी बोल सकते हैं, संवर्ग भी बोल सकते हैं, या फिर इसे हम वर्गीकी संवर्ग भी बोल सकते हैं। क्लियर बेटा। नेक्स्ट फिर देखिए कि आपने देखा वर्गीकी संवर्ग का एक एक ये आपने भाग देखा। अब आगे तो आपको पता चल गया होगा कि प्रत्येक जीव को जब वर्गीकृत किया जाता है तो उसे विभिन्न प्रकार के वर्गीकी संवर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये सभी संवर्ग मिलकर बनाते हैं वर्गीकी पदानुक्रम, टैक्सोनॉमिक हिरार्की। क्लियर। तो बहुत सारे वर्गीकी संवर्ग से मिलकर ही बनता है वर्गीकी पदानुक्रम। इसके अलावा एक चीज और जानिए, अभी कुछ देर पहले बताया कि हर एक संवर्ग जो होता है वो वर्गीकी व्यवस्था का एक भाग होता है, यानी कि वर्गीकी व्यवस्था की एक इकाई होती है जिसे वर्गीकी संवर्ग तो कहा जाता है, साथ ही साथ इसे टैक्सोन या वर्गक भी कहा जाता है। तो इसलिए आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, हर एक को पद भी बोला जाता है, हर एक को संवर्ग भी बोला जाता है, हर एक को वर्गीकी संवर्ग भी बोला जाता है और हर एक को टैक्सोन भी बोला जाता है। और इन सभी वर्गीकी संवर्ग या टैक्सोन से मिलकर जो बनता है उसे कहते हैं वर्गीकी पदानुक्रम। तो कहने का मीनिंग यह है कि जब भी किसी जीव की खोज हो जाती है तो खोज हो जाने के बाद समानता और असमानता के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। तो वर्गीकरण के दौरान प्रत्येक जीव को इनमें से सभी संवर्ग में रखा जाता है, पर हाँ विशेषता के आधार पर उसका एक संवर्ग विशिष्ट जरूर होता है। उदाहरण के लिए एक सिंगल उदाहरण करा रहे हैं हम, उसको सुनना कि कीटों का जो एक वर्ग होता है, कीटों का जो एक वर्ग होता है उसमें एक ऐसा लक्षण और उसमें एक सामान्य लक्षण होता है कि कीटों में तीन जोड़ी संधि युक्त टांगे पाई जाती हैं जो उसे किसी एक संवर्ग में व्यवस्थित होने का एक लक्षण प्रदान करती हैं। और भी मैं आपको उदाहरण समझाता हूं, देखिए जरा आगे। देखो इसको मैं दोबारा लिखूंगा, अभी देखना जरा इधर। अभी सबसे पहले आपने लिखा जगत, किंगडम, उसके बाद लिखा आपने संघ, भाग जिसको बोलते हैं आप फाइलम और डिवीजन, नेक्स्ट उसके बाद वर्ग इंग्लिश में क्लास, गण, ऑर्डर, नेक्स्ट कुल इंग्लिश में से बोलते हैं फैमिली, नेक्स्ट उसके बाद वंश और नेक्स्ट उसके बाद जाति, वंश इंग्लिश में से बोलते हैं जीनस और लास्ट जाति जिसे बोलते हैं स्पीसीज। तो देखो बेटा, जब भी किसी जीव की खोज हो जाती है उन जीवों को समानता असमानता के आधार पर इन्हीं प्रकार के सोपान, अब देखो क्या क्या नाम हो गए इनके, इन्हीं को सोपान बोला जाता है, इन्हीं को पद बोला जाता है, इन्हीं को संवर्ग बोला जाता है, इन्हीं को आप वर्गीकी संवर्ग भी बोल सकते हो, इन्हीं को आप हर एक को क्या भी बोल सकते हो, टैक्सोन। और सभी सोपान, पद या संवर्ग या वर्गीकी संवर्ग या टैक्सोन से मिलकर जो बनता है वो पूरा एक चरण जिसे बोला जाता है वर्गीकी पदानुक्रम। क्लियर। और इन सभी पदानुक्रम में जीवों को वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के रूप में एक और मैं बता रहा हूं, मान लो किसी एक प्लांट की खोज हुई, एक पौधे की खोज हुई। अब पौधे में पहचान के द्वारा उसके लक्षणों का निर्धारण किया जाएगा। जब निर्धारण कर लिया जाएगा तो उसका नामकरण किया जाएगा। नामकरण कर देने के बाद अब उसका किया जाएगा वर्गीकरण। तो उदाहरण के रूप में समझना कि जैसे कि
चूंकि पौधा खोजा गया है तो उसे बोला जाएगा पादप जगत। अब मैं अगले चैप्टर जो आएंगे, दूसरे तीसरे चैप्टर आएंगे, तो अब पता चलेगा कि पौधे कोई एक नहीं है, पौधे अलग अलग प्रकार के हैं। जैसे कि 5 प्रकार के पौधे आपको देखने को मिलेंगे, करवाऊंगा मैं 3rd नंबर के चैप्टर में। एक प्लांट होते हैं जिनको बोलते हैं थैलोफाइटा, एक प्लांट होते हैं जिनको बोलते हैं हम ब्रायोफाइटा, एक प्लांट होते हैं जिन प्लांट को बोलते हैं हम टेरिडोफाइटा नेस। अगले जो प्लांट होते हैं उनको बोलते हैं हम जिम्नोस्पर्म नेस। अगले जो प्लांट होते हैं उन्हें बोलते हैं हम एंजियोस्पर्म। इस तरीके से मैं 5 तरह के आपको प्लांट्स के बारे में करवाऊंगा। तो जब किसी पादप की खोज होती है तो उसको जगत में तो रख दिया, पादप जगत में। अब उसकी कुछ ना कुछ समानता और विभिन्नताओं के आधार पर उनमें से कोई ना कोई एक वर्ग होता है। जैसे कि थैलोफाइटा में जड़ तना पत्ती नहीं होती, ब्रायोफाइटा में जड़ तना पत्ती जैसी संरचनाएं होती हैं, टेरिडोफाइटा में जड़ तना पत्ती ही पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म में जड़ तना पत्ती प्लस बीज बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और एंजियोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल और बीज पाए जाते हैं। अब कौन से पौधे की खोज हुई है तो वो तो लक्षणों के आधार पर ही पता चलेगा, पर मान लेते हैं कि जैसे कि कौन सा पौधा खोजा गया, वो पौधे खोजे गए जिनमें पुष्प नामक संरचना पाई जाती है। तो अगला जब आएगा तो पहला हो गया जगत, नेक्स्ट अगला पादप के लिए पार्ट लिखते हैं हम भाग, और अगर जंतु की खोज होती है तो उसे बोलते हैं संघ। तो अगला जो आएगा तो उसे जैसे कि भाग बोला गया तो भाग का नाम आ गया ना सामने, एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म में भी अलग अलग प्रकार के पौधे हैं। एक पौधे ऐसे होते हैं जिनमें 2 बीजपत्र होते हैं, एक पौधे ऐसे जिनमें 1 बीजपत्र होता है, यानी द्विबीजपत्री और 1 बीजपत्री। अब कौन से पौधे की खोज हुई है, उसमें बीजपत्र की संख्या क्या है, तो उसके आधार पर अगला फिर आता है वर्ग। तो वर्ग जैसे कि मान लो कोई द्विबीजपत्री पौधा खोजा गया है जिसमें 2 बीजपत्र हैं, तो वर्ग का नाम हो गया द्विबीजपत्री। तो इसी प्रकार आपके जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, प्रत्येक संवर्ग में, प्रत्येक सोपान में, प्रत्येक टैक्सोन में ही हर एक जीव को क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट आगे फिर देखिए, ध्यान समझना बेटा इस टॉपिक को। तो इस टॉपिक के अंतर्गत, इसी टॉपिक के अंतर्गत जो आप पढ़ रहे हो, वर्गीकी, पदानुक्रम, जिसकी प्रत्येक इकाई को मैं आपको बार बार बोल रहा हूं टैक्सोन, आप शायद भूल चुके हो। तो यहां पर टैक्सोन हर एक वर्ग को बोला गया, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। ऐसे ही पिछली क्लास में एक वर्ड किया था जिसका नाम था टैक्सा। तो टैक्सा क्या है, ध्यान से, टैक्सोन तो इनमें से कोई एक वर्ग है, लेकिन टैक्सा किसको, कि टैक्सा तो आप, कुत्ता भी एक टैक्सा है, बिल्ली भी एक टैक्सा है, गेहूं, चावल, हर एक क्या है, टैक्सा है। क्लियर बेटा। तो देखिए बेटा, अभी आपको एक प्लांट के एग्जांपल से आपको ये चीज समझाई गई। अब आपको हम क्या समझा रहे हैं, जब भी ये वर्ग आपके लिखे जाते हैं, टैक्सोन लिखे जाते हैं, तो इनका जो क्रम लिखा गया है, या तो वो आरोही होता है यानी बढ़ते हुए क्रम में, या वो अवरोही हो सकता है घटते हुए क्रम में। तो जैसे जब जीवों का वर्गीकरण किया जाता है तो सर्वाधिक जो जीव रखे जाएंगे वो जगत में। लास्ट जो टॉपिक आता है आपका जाति, तो जाति तो हर एक विशिष्ट होती है। जैसे कि पिछली क्लास में आम करवाया गया था, तो आम तो एक विशिष्ट जाति है जिसका नाम था मैंजिफेरा इंडिका। तो पॉइंट ये है कि आम को रखा गया है पौधे में, जगत में। तो यहां पर जो मेन पौधा होगा तो वहां पर जीवों की संख्या के आधार पर अगर हम बात करेंगे, तो ऊपर से नीचे अगर आप चलते हो तो जीवों की संख्या के आधार पर तो ये कैसा क्रम हुआ, ये हुआ अवरोही क्रम। अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इसको कहेंगे जीवों की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम। लेकिन अगर हम जाति से लास्ट ऊपर की तरफ, जगत की तरफ चलें, तो ये होगा जीवों की संख्या के आधार पर आरोही क्रम। और आपकी एनसीईआरटी में यही बना हुआ है कि जाति से आप ऊपर जाते हो तो जाति एक विशिष्ट होती है। एक वंश में बहुत सारी जातियां रखी जा सकती हैं, वैसे ही एक कुल में बहुत सारे वंश रखे जा सकते हैं, वैसे ही एक गण में बहुत सारे कुल रखे जा सकते हैं, फिर एक वर्ग में बहुत सारे गण रखे जा सकते हैं, फिर एक वर्ग में बहुत सारे संघ या भाग रखे जा सकते हैं, एक संघ में बहुत सारे वर्ग रखे जा सकते हैं, और फिर ऐसे ही जगत में बहुत सारे संघ या
भाग रखे जा सकते हैं। तो आपकी किताब में तो केवल यह है कि अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ चले तो इसको जीवों की संख्या के आधार का आरोही क्रम कहते हैं। अब मैंने आपको दो तो ये समझा दिए। अब एक चीज और समझो कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एंजियोस्पर्म पादप के बारे में कराया, तो पादप था तो रख दिया पादप जगत में। फिर आपने देखा वो पौधा कौन सा है, पता चला कि उसमें पुष्प नामक संरचना पाई जाती है, इसलिए उसका एक विशिष्ट भाग हो गया एंजियोस्पर्म। यानी आपके जरा देखिए एक बार फिर दोबारा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, नेक्स्ट टेरिडोफाइटा, चौथा था जिम्नोस्पर्म और पांचवा था जिसका नाम था एंजियोस्पर्म। मतलब वैसे तो सारे के सारे प्लांट है, लेकिन आपने खोजा कौन सा, एंजियोस्पर्म। तो इसका मतलब चार आपने क्या कर दिए अलग, पहले थे ज्यादा अब हो गया और कम। फिर एंजियोस्पर्म में भी आपके दो प्रकार के निकल के आए, एक निकल के आया द्विबीजपत्री और एक निकल के आया एक बीजपत्री। तो यानी कि जीव की संख्या ज्यादा मिलेगी ऊपर, और ऊपर से जब नीचे आओगे तो जीवों की संख्या का क्या मिलेगा, एक घटता हुआ क्रम। अब साथ में यह भी जानिए कि अगर जीवों की संख्या का घटता हुआ क्रम मिल रहा है तो इसका मतलब है कि पहले वो पौधा था तो सबके लक्षण एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपने जब लक्षणों का गहन अध्ययन किया तो पता चला और पौधे में तो पुष्प है ही नहीं, इसी में केवल क्या पाया जाता है, पुष्प पाया जाता है। तो इस आधार पर आपने उनका और वर्गीकरण किया। तो जब और वर्गीकरण करते हो तो ऊपर से नीचे की तरफ जब आप चलते हो तो लक्षणों की संख्या घटती है या बढ़ती है, बढ़ती है। तो अब लिखेंगे लक्षणों की संख्या के आधार पर कैसा क्रम है, ये आरोही क्रम है। जैसे एग्जांपल के लिए एक है नीम और एक है आम, होने को तो दोनों ही पौधे हैं, होने को दोनों ही पौधे हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि जब पौधे में रख रहे हो जब तो वो ठीक है, लेकिन उनमें अलग अलग लक्षण है, बहुत सारे विभिन्न लक्षण है। तो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ोगे तो एक जाति जैसे कि मैंजिफेरा इंडिका में अपनी ही जाति के कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे, पर दूसरा कोई अगर उसके साथ पौधा हुआ लाइक टमाटर जिसका नाम आपने लिखा था सोलेनम लाइकोपर्सिकम, माना क्यों पौधा है, लेकिन आम और टमाटर के लक्षण क्या होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट। ऊपर से नीचे की तरफ आप बढ़ते हो तो लक्षणों की संख्या बढ़ती है। उसी तरीके से यहां देखो, तो यहां थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए आप, तो यहां क्या आएगा, जैसे यहां आया कि जीवों की संख्या के आधार पर ऊपर की तरफ चलो तो आरोही क्रम, पर अगर हम बात करें यहां लक्षणों की संख्या के आधार पर तो कौन सा क्रम आएगा, तो वो क्रम आएगा अब रोही क्रम, यानी कि घटता हुआ क्रम। हर एक जाति विशिष्ट होती है, पर एक ही जाति को, एक जाति विशिष्ट होती है पर बहुत सारी जातियों को अगर वंश में आप रखते हो तो लक्षण घटते हैं, फिर बहुत सारे वंश को आप कुल में रखते हो तो और लक्षण घटते हैं, कुल को आप गण में रखते हो तो और लक्षण घटते हैं। ऐसे कर करके आप एक जगत में जब बहुत सारे जीवों को रखते हो तो कुछ ही लक्षणों के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है, यानी कि हर एक जाति अपने आप में क्या होती है, विशिष्ट होती है। तो इस तरीके से अभी के लिए जो आप टॉपिक समझ रहे हो उसका नाम है वर्गीकी संवर्ग या पद, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, जिसके अंतर्गत आपको स्टेप्स कराए गए, एक सोपान, पद या संवर्ग या वर्गीकी संवर्ग या टैक्सोन के बारे में आपको समझाया गया। अब हम एक एक करके जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ या भाग और जगत के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके। चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है जाति, स्पीसीज। टॉपिक को स्टार्ट करें, आपको एक बार दोबारा से उन सभी शब्दों को लिख देते हैं। पहला था जगत जिसका नाम है किंगडम, नेक्स्ट दूसरा था संघ या भाग, फाइलम या डिवीजन, नेक्स्ट अगला था जिसका नाम था वर्ग, क्लास, नेक्स्ट अगला था गण, ऑर्डर, नेक्स्ट अगला था कुल, फैमिली, नेक्स्ट अगला वंश, जीनस और लास्ट
जाति, स्पीसीज। नेक्स्ट देखिए बेटा, आप जो अध्ययन कर रहे हो मैं एक एक करके जाति से स्टार्ट कर रहा हूं, जाति के बाद वंश, वंश के बाद कुल, इस तरह से। यानी हम जो पढ़ेंगे वो नीचे से ऊपर की तरफ। और अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि अगर आप जाति से जगत की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें दो चीज, एक तो जीवों की संख्या का बढ़ता हुआ क्रम आएगा, यानी कौन सा क्रम आएगा, आरोही क्रम। लेकिन अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसमें लक्षणों की संख्या का घटता क्रम आएगा, यानी कि अवरोही क्रम आएगा। क्लियर बेटा? तो जरा देखिए पहला टॉपिक जिसका नाम है जाति। जाति जो है वो सबसे छोटा टैक्सॉन होता है, सबसे छोटा टैक्सॉन, हिंदी में जिसको कहते हैं वर्ग। अब बोल सकते हो सबसे छोटा पद होता है, सबसे छोटा संवर्ग होता है, सबसे छोटा वर्गीकी संवर्ग होता है, सबसे छोटा सोपान होता है, या सबसे छोटा टैक्सॉन होता है। ये सबसे छोटा है, फिर उसके बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट जब आएगा आपका जगत तो ये सबसे बड़ा टैक्सॉन। तो आप पहला जो टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है जाति। तो ये सबसे छोटा टैक्सॉन कहलाता है। जाति जो है जीवों का ऐसा वर्ग है जिसमें मौलिक समानताएं ज्यादा होती हैं। मौलिक समानता जैसे कि शेर, शेर के साथ समानता ज्यादा प्रदर्शित करेगा, जैसे आलू, आलू के साथ टमाटर, टमाटर के साथ आम, आम के साथ ज्यादा ही समानता प्रदर्शित करेंगे। तो जीवों का ऐसा वर्ग जिसमें मौलिक समानताएं होती हैं वो कहलाता है जाति। और प्रत्येक जो जाति होती है, प्रत्येक जाति संबंधित जाति से आकारकीय गुणों के आधार पर क्या दिखाती है, विभिन्नता दिखाती। क्लियर बेटा? नेक्स्ट फिर सीखिए कि जाति वर्गीकरण की, जैसा भी मैंने लिख रखा है सबसे छोटा टैक्सॉन, तो जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी एवं आधारभूत इकाई है, आधारभूत इकाई होती है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट इसके अलावा और सीखिए कि जाति जीवों का एक ऐसा वर्ग है जो कि आपस में प्रजनन करके अपने जैसी ही प्रजननशील संतानें उत्पन्न कर सकते हैं। क्लियर बेटा? इसके अलावा कुछ शब्द और सीख लीजिए कि जाति शब्द की जो धारणा है वो प्रस्तुत की थी एक वैज्ञानिक जिनका नाम है जॉन रे। इसके अलावा जाति शब्द की जो जैविक अवधारणा है वो प्रस्तुत की थी एच.जे. लैन ने। क्लियर बेटा? इस तरीके से मैंने आपको कुछ चीजें सिखाई, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। हम पहला टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है जाति, जो कि सबसे छोटा टैक्सॉन होता है। ये जीवों का ऐसा वर्ग होता है जिसमें मौलिक समानताएं ज्यादा पाई जाती हैं। प्रत्येक जाति दूसरी जाति से आकार के गुणों के आधार पर क्या दिखाती है, विभिन्नता दिखाती है। यह सबसे छोटी आधारभूत इकाई होती है और जाति के प्रत्येक सदस्य आपस में प्रजनन करके अपनी ही जैसी प्रजननशील संतानें उत्पन्न कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको दो चीज ये भी करवा दी कि जाति शब्द की जो धारणा दी है वो जॉन रे ने, और जाति की जो जैविक अवधारणा दी है वो दी है एच.जे. लैन नाम के वैज्ञानिक ने। अब आपको कुछ उदाहरण लिखते हैं जिससे पता चले कि जाति के क्या नाम होते हैं। देखिए जरा, देखिए बेटा मैं कुछ उदाहरण लिखा हूं आपके सामने। पहला आलू, ऐसे कुछ उदाहरण हम पहले भी क्लास में कर चुके हैं। वैज्ञानिक नाम सोलेनम
ट्यूबरोसम। नेक्स्ट दूसरा टमाटर, जिसका वैज्ञानिक नाम सोलेनम लाइकोपर्सिकम। नेक्स्ट तीसरा जिसका नाम है बैंगन, वैज्ञानिक नाम सोलेनम मेलोंजिना। नेक्स्ट चौथा एक पौधा है जिसका नाम है मकोए, उसका वैज्ञानिक नाम सोलेनम नाइग्रम। कुछ आपने ये देखे, कुछ उदाहरण और देखिए। पहला जैसे कि सेब, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथरा लियो। नेक्स्ट अगला है तेंदुआ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लियोपार्ड, इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथरा पार्डस। अब यहां पर एक छोटी चीज आप ध्यान करना, आपकी एनसीईआरटी किताब में चीते का जो वैज्ञानिक नाम दे रखा है वो दे रखा है पैंथरा पार्डस, लेकिन चीते का जो वैज्ञानिक नाम है वो होता है एसिनोनिक्स जुवेटस। तो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो चीते का वैज्ञानिक नाम आपके एनसीईआरटी किताब में पैंथरा पार्डस दे रखा है। फिर उसके बाद है बाघ, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टिग्रिस। इस तरीके से बहुत सारे आपने एग्जाम्पल देखे, और भी आप देख सकते हैं, जैसे कि आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसे बोलते हैं हम मैंजीफेरा इंडिका। इसके अलावा आप मानव का भी लिख सकते हो, इसको बोलते हैं होमो सेपियंस। आपके सामने बहुत सारे मैंने वैज्ञानिक नाम लिखे, इन सभी में आप देखो ट्यूबरोसम, लाइकोपर्सिकम, मेलोंजिना, नाइग्रम, ये सब जातियां हैं। वैसे यहां देखो लियो पार्डस टिग्रिस, ये सब जाति हैं। वैसे इसके अलावा इंडिका और सेपियंस जो हैं वो सब क्या हैं, ये जातियां हैं। और हर एक जाति जो होती है वो अपनी ही जाति के सदस्यों के साथ समानता प्रदर्शित करती है, यानी कि संबंधित कोई और जाति होगी तो उसके साथ वो असमानता प्रदर्शित करती है। तो इस तरीके से आपका पहला टॉपिक कवर हुआ जिसका नाम है जाति। अब देखिए जरा, जाति के बाद जो अगला टॉपिक आएगा उसका नाम क्या है, बस देखो जरा। तो अगला जो टैक्सॉन है तो उस टैक्सॉन का नाम है वंश। इंग्लिश में इसको बोलते हैं जीनस। देखिए बेटा, अब अगर कुछ जातियां ऐसी हैं जो कुछ लक्षणों में समानताएं प्रदर्शित कर रही हैं, तो अगर कोई भी जाति समानता प्रदर्शित करेगी तो उसे रख दिया जाएगा एक वंश में। यानी कि वंश में संबंधित जातियों का एक समूह आता है। कहने का मीनिंग यह है कि एक वंश में एक से ज्यादा जातियां भी रखी जा सकती हैं कुछ समान लक्षणों के आधार पर। तो आप यहां पर कुछ चीजें, जैसे मैंने एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए, उन एग्जाम्पलों से भी आप समझ सकते हो। जरा देखिए, यहां पर अगर आप देख रहे हो तो मैंने एक ऐसा बॉक्स बना दिया है। इस बॉक्स में देखिए कि आपको वंश सोलेनम 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 सोलेनम, यानी कि बहुत सारी जाति ट्यूबरोसम, लाइकोपर्सिकम, मेलोंजिना और नाइग्रम, ये सभी जातियां वैसे तो अलग हैं लेकिन कुछ लक्षणों के आधार पर समानता प्रदर्शित करते हैं। इस कारण इन्हें एक कॉमन वंश में रखा गया है और इस वंश का जो नाम है वो वंश का नाम क्या है, सोलेनम। वैसे जरा यहां भी आप देखिए कि यहां भी एक अगर बॉक्स बना दिया जाए तो बॉक्स में देखिए पैंथरा पैंथरा पैंथरा, यानी कि अलग अलग जाति लियो पार्डस टिग्रिस। होती तो ये अलग अलग जाति है लेकिन ये सारी जातियां भी कुछ ना कुछ लक्षणों में समानता प्रदर्शित करती हैं, इसलिए इन्हें भी एक कॉमन वंश में रख दिया गया है। अब साथ ये भी चीज आप याद रखो कि एक वंश की जो जाति होगी वो आपस में समानता प्रदर्शित करेगी, दूसरे वंश की कोई जाति होंगी तो वो आपस में समानता प्रदर्शित करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक वंश की जातियां दूसरे वंश की जातियों के साथ समानता प्रदर्शित करे। तो कहने का मीनिंग ये है कि एक वंश में एक से ज्यादा जातियां रखी जा सकती हैं कुछ समानताओं के आधार पर। जैसे कि मैंने आपको दो उदाहरण करवा दिए, एक सोलेनम नाम का वंश है जिसमें विभिन्न प्रकार की जातियां रखी गई हैं, एक पैंथरा नाम का वंश है जिसमें विभिन्न प्रकार की जातियां रखी गई हैं। क्लियर? ऐसे ही आप ये भी देख सकते हो मैंजीफेरा भी एक प्रकार का वंश है, होमो भी एक प्रकार का क्या है, वंश है।
ऐसे ही एक वंश और है जिसका नाम है फेलिस। एक वंश है जिसका नाम है फेलिस, जिसके अंतर्गत रखा गया है बिल्लियों को। तो आपने बहुत सारे वंश सीख लिए, सोलेनम, पैंथरा, मेंजिफेरा, होमो नेक्स्ट, इसके अलावा है फेलिस जिसके अंतर्गत रखी गई है बिल्ली। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक का नाम क्या होगा? कुल। अब कुल के अंतर्गत जब करोगे तो कैसे कि कुछ जातियां जो समान लक्षण प्रदर्शित कर रही हैं उनको रख दिया गया वंश में, तो वैसे ही कुछ वंश ऐसे होंगे जो कुछ थोड़े बहुत, आप जरा देखो धीरे धीरे आप ऊपर बढ़ते हो तो जीवों की संख्या तो बढ़ेगी। देखो पहले एक एक को करें तो अलग अलग, अब एक ही वंश में कितने सारे जीव आ गए, तो जीवों की संख्या तो बढ़ेगी लेकिन लक्षणों की संख्या धीरे धीरे करके क्या हो जाएगी? कम। तो जाति में लक्षण सबसे ज्यादा, वंश में थोड़े लक्षण कम, कुल में लक्षण समान होंगे लेकिन और कम। वैसे ही जब अगला ग्रुप आएगा गढ़, तो उसमें रखे जाएंगे कुल जिसमें लक्षण और भी कम होंगे। तो अगला जो टॉपिक हम करने वाले होंगे तो नेक्स्ट 3rd नंबर का टॉपिक है जिसका नाम होगा कुल। देखिए जरा, नेक्स्ट अगला करते हैं तीसरा जिसका नाम है कुल, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं फैमिली। तो कुल के अंतर्गत संबंधित वंशों को रखा जाता है। जैसे कि आपने कुछ वंश यहां किए हैं, एक वंश सोलेनम, एक वंश किया था जिसका नाम है पैंथरा, इसके अलावा एक वंश, अच्छा बेटा ये कुल नहीं है, ये वंश है, सॉरी बेटा ये वंश है फेलिस। तो ये आप कर चुके हैं, एक बार मैंने मिटा देता हूं। देखिए अपना टॉपिक कुल, तो कुल के अंतर्गत संबंधित वंशों को रखा जाता है। एक बार देखिए कि जातियां जो होती हैं वो अपनी ही जाति के सदस्यों से कुछ ज्यादा, कुछ नहीं बहुत ज्यादा समानता प्रदर्शित करती हैं। वहीं बात करें अगर वंश की, तो वंश जो होते हैं वो जाति से थोड़ा कम समानता प्रदर्शित करते हैं। तो उसी तरीके से जैसे आप आगे बढ़ोगे तो कुल जो होंगे वो वंश से और भी कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि कुल की अगर पहचान की जानी है तो कुल की पहचान की जाती है कायिक एवं जनन गुणों के आधार पर, यानी कि जीवों के कायिक एवं जनन गुणों के आधार पर पहचान की जाती है एक फैमिली यानी कि कुल। कुछ उदाहरण देखिए, जैसे कि आपको एक कुल बताया गया जिसका नाम था सोलेनम, उसी तरीके से दो कुल और हैं, एक है धतूरा और एक है पिटूनिया। इन तीनों कुलों को ध्यान से, सॉरी बेटा, ये तीन वंश सोलेनम, धतूरा और पिटूनिया, इन तीनों वंशों को रखा गया है एक कुल जिस कुल का नाम है सोलेनेसी। दोबारा से एक बार देख लीजिए, आपके सामने तीन वंश लिखे हैं मैंने, सोलेनम, धतूरा और पिटूनिया, इन तीनों को एक ही कुल में रखा गया जिसका नाम है सोलेनेसी। उसी तरीके से आपने जंतु में, ये तो था पादप का, इसी तरीके से आपने जंतु में अभी कुछ देर पहले एक वंश किया था जिसका नाम था पैंथरा। इसके अलावा एक वंश और बताया गया था जिसका नाम था फेलिस। पैंथरा का आपको पता है इसमें शेर, चीता, बाघ रखे गए, फेलिस का आपको पता है इसमें बिल्ली रखे गए। नेक्स्ट इसका जो कुल है उस कुल का नाम है फेलिडी। क्लियर बेटा? अब यहां पर एक चीज आपको जाननी जरूरी है कि बिल्ली और कुत्ते में कुछ समानताएं तो कुछ विभिन्नताएं होती हैं। इसी आधार पर बिल्ली और कुत्ते को अलग अलग कुल में रखा गया है। जैसे कि बिल्ली को रखा गया है, उसका कुल का नाम क्या है? फेलिडी। वैसे ही कुत्ते को जिस कुल में रखा गया है तो उस कुल का नाम है कैनिडी। तो इस तरीके से आपका समाप्त हुआ कुल। नेक्स्ट अगला जो आप चौथे नंबर पर करोगे उसका नाम है गढ़ यानी कि ऑर्डर। तो उसी तरीके से जैसे यहां बोला है कि कुल के अंतर्गत संबंधित वंशों को रखा जाता है, उसी तरीके से गढ़ के अंदर संबंधित कुलों को रखा जाता है। बेटा आप एक चीज याद कर लो, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हो लक्षण घटते जा रहे हैं। कहने का मीनिंग है कि गण और उससे ऊपर आने वाले जितने भी उच्च संवर्ग रहेंगे उनकी जो पहचान है
उनकी जो पहचान है लक्षणों के समूहन के आधार पर ही की जा सकती है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे करके लक्षण क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। जैसे एक चीज सीखिए कि गढ़ के अंतर्गत जितने भी कुल रखे जाएंगे, जैसे कि एक गढ़ और गढ़ के अंतर्गत रखे जाएंगे कुल, तो गढ़ के अंतर्गत रखे गए कुलों के लक्षणों की जो समानता होगी वो कुल के अंतर्गत रखे गए वंश के लक्षणों की तुलना में कम ही होगी। कहने का मीनिंग यह है कि गणों के अंतर्गत जो लक्षणों की समानता होगी वो कुल के अंतर्गत रखे गए वंशों की तुलना में कम ही होगी। नेक्स्ट, इसका भी कुछ उदाहरण आप कर लो। जैसे देखिए एक गढ़ है जिसका नाम है, पौधों का एक गढ़ है जिसका नाम है पॉलीसोनियल्स, और इस गण के अंतर्गत दो तरह के कुल रखे गए जिसमें एक कुल का नाम है सोलेनेसी, दूसरा एक कुल है जिसका नाम है कॉर्नवॉल्ब्यूलेसी, कॉर्नवॉल्ब्यूलेसी। इसी तरीके से एक जंतु का गण है जिसका नाम है कार्निवोरा, कार्निवोरा, और इस गण के अंतर्गत जरा देखिए यहां पर एक कुल था जिसका नाम है फेलिडी, और दूसरा कुल जो कुत्ते वाला कुल है उसका नाम है कैनिडी। तो इन दोनों कुलों को एक गढ़ में रखा गया है जिसका नाम है कार्निवोरा। तो इस तरीके से आपका हुआ गढ़ भी समाप्त। पर हाँ, एक नोट के लिए गढ़ में क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से पॉलीसोनियल्स के अंतर्गत जो सोलेनेसी और कॉर्नवॉल्ब्यूलेसी नामक जो पादप रखे गए हैं, यानी कि जो कुल रखे गए, उनका मुख्य आधार क्या है कि इन दोनों को एक साथ क्यों रखा गया है? तो इनका मुख्य आधार है पुष्पी लक्षणों का पाया जाना। तो इस तरीके से आपका कुल और गढ़ भी हुआ समाप्त। नेक्स्ट आगे करते हैं। आगे आप देख सकते हैं अगला आता है आपका वर्ग। देखिए नेक्स्ट पांचवा पॉइंट है वर्ग क्लास। देखिए उसी तरीके से फिर एक लाइन बना लीजिए, संबंधित गणों को, जैसे यहां लिखा है संबंधित कुलों को रखा जाता है गण में, वैसे ही यहां संबंधित गणों को रखा जाता है वर्ग में। जैसे एक उदाहरण यहां आप देख रहे हो कार्निवोरा, तो एक एग्जाम्पल है जिसका नाम क्या है, जरा देखिए। एक वर्ग है जिसका नाम है मेमेलिया, यानी कि स्तनधारी, और इस वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से गण, जैसे एक तो मैं लिख रहा हूं जिसका नाम है कार्निवोरा, इसके अलावा एक गण और है जिसका नाम है प्राइमेटा। तो इन दोनों गणों को रखा गया एक वर्ग जिसका नाम है मेमेलिया। ऐसे तो मेमेलिया में तकरीबन 16 गणों को रखा गया है, पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अभी जो पहला चैप्टर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको 2 गण बता दिए हैं जो मेमेलिया के अंतर्गत रखे गए हैं। एक है कार्निवोरा और एक है प्राइमेटा। कार्निवोरा का आपको पता ही है, इसमें शेर, चीता, बाघ, बिल्ली और इसके अलावा कुत्तों को रखा गया है। प्राइमेटा के अंतर्गत बंदर है, चिंपांजी है, गोरिल्ला है, गिब्बन है, तो वो रखे गए हैं प्राइमेटा में। तो इस तरीके से आपका वर्ग भी हुआ समाप्त। नेक्स्ट, जैसे ही हम वर्ग से ऊपर बढ़ते हैं तो छठवां पॉइंट जो आता है वो है संघ या भाग। संघ को इंग्लिश में बोलते हैं फाइलम और भाग को बोलते हैं डिवीजन। देखिए जरा इसको भी। उसी तरीके से फिर से एक लाइन, यहां एक चीज ये समझ लीजिए कि संघ का प्रयोग जो किया जाता है वो जंतुओं के लिए किया जाता है और भाग का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है पादप के लिए। उसी तरीके से इसमें भी लाइन है कि इसके अंतर्गत रखा जाता है संबंधित वर्गों को, संबंधित वर्गों को रखा जाता है संघ में या भाग में। तो सबसे पहले आप एक संघ कर लीजिए, जरा देखिए। संघ आएगा तो जंतु में आएगा, तो एक संघ है जिसका नाम है कॉर्डेटा, संघ है जिसका नाम है कॉर्डेटा, और इसके अंतर्गत कौन कौन रखे गए जरा देखिए। पहले जो आपके मेंबर हैं, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि हम लिख रहे हैं संघ, और संघ के अंतर्गत रखे जाते हैं आपके वर्ग, जिसमें एक वर्ग तो आपके सामने लिखा हुआ जिसका नाम है मेमेलिया, पर हम कुछ और वर्ग लिख रहे हैं। जैसे कि एक वर्ग है जिसका नाम है पिसीज, यानी कि मछलियां। दूसरा जो वर्ग है उसका नाम है एम्फीबिया, यानी कि उभयचर, जैसे कि आप जानते होंगे मेढक। नेक्स्ट तीसरा जो वर्ग है
उसका नाम है रेप्टिलिया, जिनको कहते हैं सरीसृप यानी रेंगने वाले जीव, सांप और छिपकली। नेक्स्ट अगला है एवीज यानी कि पक्षी, और लास्ट है जिसका नाम है मेमेलिया। तो इन सभी वर्गों को, और मेमेलिया को बोलते हैं स्तनधारी, तो इन सभी वर्गों को रखा गया है एक संघ में जिसका नाम है कॉर्डेटा। क्या वो कारण है कि इस कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत इन सभी वर्गों को रखा गया है? तो इसकी पहचान के लिए भी कुछ लक्षण आपके एनसीईआरटी में बताए गए कि जिन जीवों में पृष्ठरज्जु पाई जाती है, दूसरा पृष्ठीय खोखला तंत्र पाया जाता है, यानी ये दो कैरेक्टर पाए जाते हैं, उन्हें रखा जाता है कॉर्डेटा संघ में। तो ये हुआ आपका जंतु का। नेक्स्ट एक ये और कर लीजिए कि अगर आप पादपों में कर रहे हो तो पादपों में आता है भाग, और भाग के अंतर्गत उसी तरीके से कौन रखे जाते हैं? वर्ग रखे जाते हैं। जरा मैं बता देता हूं कि जैसे कि दो वर्ग हैं, एक वर्ग है द्विबीजपत्री, एक वर्ग है जिसका नाम है एक बीज पत्री, और इन दोनों वर्गों को रखा गया है एक भाग जिसका नाम है एंजियोस्पर्म, हिंदी में जिन्हें कहते हैं आवृत बीजी। ऐसे ही पौधों का एक और भाग है जिसका नाम है थैलोफाइटा। ये 3rd नंबर के चैप्टर में आप पढ़ेंगे। पौधों का एक और भाग है जिसका नाम है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा भाग के अंतर्गत 3 वर्ग रखे गए हैं, जिसमें पहले वर्ग का नाम है क्लोरोफाइसी। नेक्स्ट दूसरा जो है उसका नाम है फियोफाइसी, और तीसरा जो वर्ग है उसका नाम है रोडोफाइसी। तो यहां भी आपने समझा कि संघ के अंतर्गत रखे जाते हैं वही वर्ग, भाग के अंतर्गत रखे जाते हैं वर्ग, बस संघ का इस्तेमाल किया जाता है जंतु के लिए और भाग का इस्तेमाल किया जाता है पादप के लिए। तो इस तरीके से जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग और आपका हो गया संघ, और अब लास्ट रह गया जिसका नाम है जगत। देखते हैं जरा। देखिए लास्ट आपका है जिसका नाम है जगत, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसको किंगडम। अब देखिए उसी तरीके फिर भाषा है कि जगत के अंतर्गत रखा जाता है या तो कह लो संघ को, या रखा जाता है भाग को। अगर पौधे हैं तो भाग को, और जंतु है तो इसमें रखा जाता है संघ को। तो जगत के अंतर्गत संबंधित संघ या भाग रखे जाते हैं। अब एक चीज सुनिए कि जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, लक्षणों की संख्या धीरे धीरे करके क्या होती जा रही है? कम। यानी कि जाति के अंतर्गत लक्षणों की संख्या मिलेगी ज्यादा, पर जैसे जैसे आप जगत तक पहुंच जाएंगे तो लक्षणों की संख्या बिल्कुल ही कम आपको मिलेगी। जगत के अंतर भी आप देखिए कुछ उदाहरण। सबसे पहला हम बता रहे हैं कि एक जगत है जिसका नाम है जंतु जगत। तो जंतु जगत के अंतर्गत अगर रखे जाएंगे तो किसको रखा जाएगा? संघ को। ऐसे ही एक जगत है जिसका नाम है पादप जगत। तो पादप जगत के अंतर्गत रखा जाएगा तो किनको रखेंगे हम? भाग को। तो मैं कुछ बता दे रहा हूं कुछ संघों के नाम, जो कि आगे चल के आपको तीसरे और चौथे चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। कुछ संघ जैसे देखिए, एक संघ है जिसका नाम है पोरिफेरा, एक संघ जिसका नाम आपको आगे चल के मिलेगा सिलेंट्रेटा, एक संघ जिसका नाम है टीनोफोरा, एक संघ जिसका नाम है प्लेटी हेलमंथीस। ये सारे के सारे नाम आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट ऐसे ही एक संघ है जिसका नाम है एसके हेलमंथीस, ऐसे ही एक संघ जिसका नाम है एनेलिडा, ऐसे ही एक संघ जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट कुछ और भी मोलस्का। इसके अलावा एक संघ जिसका नाम है एकाइनोडर्मेटा, और ऐसे ही आगे चल के फिर है हेमिकॉर्डेटा, और एक अभी जो कुछ देर पहले आपने किया था संघ जिसका नाम है कॉर्डेटा। तो इस तरीके से तकरीबन मैंने आपको 11 संघों के नाम लिखे, और ये 11 के 11 संघ जो रखे जाते हैं वो एक जगत में रखे जाते हैं जिसका नाम है जंतु जगत। उसी तरीके से पादप को भी देख लीजिए कि पादप के अंतर्गत रखे जाते हैं भाग। मैं कुछ भागों के नाम लिख दे रहा हूं, जैसे कि पादप का एक भाग है
अभी कुछ देर पहले भी मैंने ये लिखा था थैलोफाइटा। ऐसे ही पादप का एक भाग है जिसका नाम है ब्रायोफाइटा। पादप का तीसरा भाग है जिसका नाम है टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट पादप का एक भाग है जिसका नाम है जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी। और एक भाग है जो कुछ देर पहले ही मैंने आपको लिखा था अनावृत बीजी, अनावृत नहीं आवृत बीजी। और इस तरीके से ये पांचों के पांचों जो रखे गए वो एक भाग जिसका नाम क्या है पादप जगत। कुछ देर पहले जब आवृत बीजी करवाया था तो इसमें दो वर्ग बताए थे आपको, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। तो इस तरीके से मैंने आपको करवाया है लास्ट टॉपिक जिसका नाम है जगत। तो आपने सारे संवर्ग सीख लिए हैं, जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत। एक चीज और बता दें, वैज्ञानिकों ने कुछ उपसंवर्ग भी बनाए हैं। कुछ उपसंवर्ग जैसे देखो जरा कि कौन से उपसंवर्ग बनाए हैं। जैसे कि आपने ये जो पूरा का पूरा क्रम पढ़ा है, इस पूरे के पूरे क्रम को तो हमने क्या बोला था, अगर हम इसको जीवों की संख्या के आधार पर क्रम माने तो क्रम कौन सा है आरोही, पर अगर लक्षणों की संख्या पर क्रम माने तो कैसा है अवरोही। और आपकी एनसीईआरटी किताब में ये लिख रहा है आरोही क्रम का पदानुक्रम, ये आपकी किताब में लिखा हुआ है। तो यानी कि जीवों की संख्या का बढ़ता हुआ क्रम आपकी किताब के अनुसार मैंने ये बना दिया है। फिर अभी मैंने कुछ देर पहले बोला आपको कि ये तो सारे संवर्ग हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इनके कुछ उपसंवर्ग भी बना रखे हैं। जैसे कि मैं यहां से कुछ नाम बोल रहा हूं, जैसे लिखा हुआ है वर्ग, तो वर्ग में अगर हम बात करें तो जैसे यहां शब्द लिखे हुए हैं जरा देखना। जैसे कि मैंने लिखा क्लास, तो क्लास के लिए अगर बात करें तो नीचे इसको और बांटा गया जिसका नाम है सब क्लास। ऊपर की तरफ करें तो इसका और बांटा गया जिसको कहते हैं हम सुपर क्लास। फिर आता है ऑर्डर, ऑर्डर में भी ऐसा है कि ऊपर की तरफ कहें तो सुपर ऑर्डर, नेक्स्ट नीचे कहें तो सब ऑर्डर। उसी तरीके से फैमिली की बात करें यानी कुल की बात करें तो ऊपर आ जाएगा सुपर फैमिली, नेक्स्ट नीचे आ जाएगा तो सब फैमिली। इसी तरीके से अगर हम संघ की बात करेंगे तो संघ के नीचे आ जाएगा उपसंघ। इस तरीके से संवर्ग को उपसंवर्गों में भी बांटा गया है। और इस आधार पर आज का आपने जो टॉपिक सीखा जिसका नाम था वर्गीकी संवर्ग या पद, टॉपिक आपका होता है यहां पर समाप्त। नेक्स्ट छोटी छोटी चीजें कुछ और है, आप उनको भी सीख लीजिए। अब मैं नेक्स्ट आपको क्या सिखा रहा हूं कि वैसे तो आपकी किताब में इतना कुछ है नहीं, लेकिन आपको ये भी चीज सीखना जरूरी है। आपको याद हो तो जब भी मैं किसी वर्ग का नाम और गण का नाम लिख रहा था तो उनके पीछे मैं कुछ नाम लिखता हूं। जैसे कि मैंने लिखा कार्निवोरा, जैसे कि मैंने एक वर्ड लिखा था जिसका नाम था पॉलीसोनिएल्स, जैसे कि एक वर्ग का नाम लिखा था जिसका नाम लिखा मेमेलिया। तो आपको यहां पर क्या चीज सीखनी है कि जब भी किसी वर्ग, गण, कुल या वंश का नाम लिखा जाता है तो इनके पीछे कुछ सफिक्स लगाए जाते हैं, कुछ सफिक्स लगाए जाते हैं और उन्हीं सफिक्स को आपको सीखना है। जरा देखिए, देखिए मैंने आपके सामने ये सारे सफिक्स लिखे हुए हैं। बेटा सफिक्स का मतलब यहाँ ये है कि जैसे आप हिंदी में प्रत्यय उपसर्ग पढ़ते हो, आगे लगाते हैं और पीछे शब्द लगाते हैं, तो उसी तरीके से जब भी हम किसी कुल, गण, वर्ग, संघ का नाम लिखते हैं तो पीछे कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो कॉमन जैसे होते हैं। जैसे कि अगर हम किसी पादप का प्रभाग यानी भाग लिखते हैं तो अभी कुछ देर पहले आपको एक भाग करवाए गए थे ना, जिस तरीके से करवाया था क्लोरो, याद करो, थैलोफाइटा ऐसा वर्ड करवाया था, थैलोफाइटा ऐसे ही करवाया था जिसका नाम था ब्रायोफाइटा। तो आप पीछे देख सकते हो कॉमन शब्द आ रहा है फाइटा, तो भाग के लिए पीछे की तरफ शब्द इस्तेमाल किया जाता है, इसका नाम है फाइटा। ऐसे ही उपप्रभाग में सफिक्स के इस्तेमाल किया जाता है फाइटिना। वैसे ही वर्ग क्लास में या तो शब्द इस्तेमाल किया जाता है ऑप्सिडा या किया जाता है फाइसी। जैसे आपको याद हो तो थैलोफाइटा के अंतर्गत मैंने ऐसे शब्द लिखे थे क्लोरोफाइसी, ऐसे एक शब्द लिखा था जिसका नाम था फियोफाइसी और एक लिखा था मैंने रोडोफाइसी।
तो आप देख सकते हो तीनों में पीछे की तरफ फाइसी कॉमन है। उसी तरीके से फिर अगर उपवर्ग किसी का है तो उसके पीछे लिखा जाता है ऑप्शन डी। अगर गण है तो इसे लिखा जाता है एल्स। जैसे कि मैंने एक गण किया था जिसका नाम था पॉली सोनी एल्स, तो देखिए जरा ये पीछे आ रहा है एल्स। ऐसे ही अगर किसी का उपगण लिखना हो तो उसके पीछे आता है इनी, INEAE इनी। ऐसे ही अगर हम किसी का कुल लिखते हैं तो आता है AC। और ऐसे अगर हम किसी का उपकुल लिखते हैं तो लास्ट में आता है OED। तो इस तरीके से मैंने आपको वो चीजें भी करा दी। बेसिकली देखा जाए तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट तो इनके बारे में कोई मेंशन है नहीं, पर चूंकि अगर आपको ये पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर करोगे तो वहां गणों के नाम, कुल के नाम, वर्ग के नाम मिलते हैं जिनके पीछे आपको ये सफिक्स भी देखने को मिलेंगे, तो आपको ये भी करने पड़ेंगे। तो आज का टॉपिक जो था आपका वर्गीय संवर्ग या पद, वो पूरा खत्म हुआ। साथ ही साथ मैंने आपको सफिक्स भी करवा दिए। तो अब नेक्स्ट एक क्लास और है इसकी, उसके बाद ही आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। अब आप सभी स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो देख तो रहे हैं लेकिन लाइक और कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अगर आपको मेरी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज कमेंट करें आप। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हो सके तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।